आज हम लेंगे रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं विद्युत रसायन। और इस विद्युत रसायन में विलयन जो है उसकी चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक वगैरह होते हैं और किस प्रकार से किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो जैसे हम देख चुके हैं, चालक वे होते हैं जिसमें से होकर विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे जितने भी धातु हैं वे धातु चालक होते हैं। अधातु जो होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जैसे रबर है, कांच है, प्लास्टिक है आदि। लेकिन हम यहाँ पर एक नए प्रकार के चालकत्व का अध्ययन करेंगे जो है विद्युत अपघटनी चालकता। तो विद्युत अपघटनी क्या होता है? जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइसिस पदार्थ होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ऐसे विद्युत अपघट के पदार्थ जो होते हैं जो पिघली हुई अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा जिसमें से होकर प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट के पदार्थ कहलाते हैं। तो उस पर विद्युत अपघट पदार्थ से संबंधित पहला हम लेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? तो हम ये कह सकते हैं किसी चालक में से उसमें प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा प्रति सेकंड, प्रवाहित होने वाली मात्रा प्रति सेकंड कर सकते हैं। ये आपका होता है उसकी विद्युत धारा, और जिसको हम विद्युत धारा को व्यक्त करते हैं I से, और I बराबर होता है dQ/dt। dQ जो है उसमें प्रवाहित होने वाली आवेशों की मात्रा है और dt जो है ये समय है। दूसरा हम लेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा में कुछ उसको रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम उसको प्रतिरोध कहते हैं और उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? तो ओम ने बताया किसी चालक तार में से या किसी चालक धातु में से प्रवाहित होने वाली धारा उसके दो छोरों या दो शीर्षों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती भी। या हम कहें I समानुपाती हटाएंगे, एक स्थान लगा देंगे और एक कह देंगे I बराबर R/V। या प्रतिरोध कहें तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा I/V। प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V/I। और यहाँ पर जो विभव है उसकी इकाई वोल्ट होती है, धारा की इकाई एम्पियर है और प्रतिरोध की इकाई R जो है, प्रतिरोध जो होता है उसकी इकाई ओम होती है। इसके बाद आता है प्रतिरोधकता, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसको हम रो से प्रकट करते हैं। ये आपका रो है, रो से प्रकट करते हैं। तो ये कहता है किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की जो प्रतिरोध होता है उसकी प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती। तो हम ये कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, और उसकी मोटाई या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं R, ये हो जाएगा R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A। यदि हम इसको समानुपाती शब्द को हटाएं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगा देंगे और ये जो होता है कांस्टेंट है रो, और यही रो कहलाता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालें तो ये ऊपर चला जाएगा और L आपका नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा RA/L। अब जो है इसकी इकाई क्या होगी? तो इसकी इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर,
लंबाई की इकाई है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इससे 2 से 1 कट गया तो बच गया ये, और इस प्रकार से प्रतिरोधकता की इकाई हो गई ओम सेंटीमीटर। अगला जो है विशिष्ट चालकता या चालकता। तो चालकता है, मालूम है चालकता जस्ट अपोजिट होता है प्रतिरोध का। यदि हम प्रतिरोध को R से व्यक्त करें और चालकता को C से, तो हम लिख सकते हैं चालकता C बराबर 1/R या R बराबर 1/C। एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसका धारा कम होगा, यदि धारा ज़्यादा है तो प्रतिरोध अधिक होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता जो है उसको हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, पढ़ते हैं कप्पा, और उसका संकेत है स्मॉल के। तो कप्पा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं किसी विलयन में उन समस्त आयनों की चालकता, किसी विलयन में उपस्थित उन समस्त आयनों की चालकता होती है। तो चालकता जो है ये हम जिस प्रकार से प्रतिरोध का विलोम उल्टा जो है चालकता होता है, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट चालकता है और ये विशिष्ट प्रतिरोध है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम देखेंगे ये प्रश्न पूछा जाता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और सेल स्थिरांक में संबंध। तो सेल स्थिरांक क्या है? तो सेल स्थिरांक हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में 2 इलेक्ट्रोड है, तो 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो उस इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं और उसको हम स्मॉल x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जो है यहाँ पर लिख दिया हूँ सेल स्थिरांक स्मॉल x, और स्मॉल x बराबर होता है, सेल स्थिरांक होता है L/A। ये जहाँ आप देख सकते हैं ये जो है L/A ये कहलाता है सेल स्थिरांक। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है और ये सेल स्थिरांक है। तो यहाँ पर उसी को और आगे लिख दिए हैं। इसको यदि हम तिर्यक गुणा करें तो R/ρ हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे प्रतिरोध बटे विशिष्ट प्रतिरोध बराबर सेल स्थिरांक। अब जो है सेल स्थिरांक ये हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया। और यदि हम प्रतिरोध को चालकता के रूप में लिखें तो ये आपको ऊपर आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा प्रतिरोध गुणित विशिष्ट चालकता, या हम इसको लिख सकते हैं प्रतिरोध बटे विशिष्ट प्रतिरोध। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बटे विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी इकाई क्या होती है सेल स्थिरांक की? इसकी इकाई होती है, जैसे ये आपका इसकी इकाई है प्रतिरोध का ओम, इसकी इकाई है चालकता की, विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। और इस प्रकार से ये हो जाएगा, क्या यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं x बराबर L/A से, तो ये आपका लंबाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा और हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। और इस प्रकार से हो जाएगा सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया इन तीनों में संबंध। अब इसके बाद आता है तुल्यांक चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो तुल्यांक चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं किसी विलयन के निश्चित ताप पर, किसी विलयन के निश्चित ताप पर उसकी तुल्यांक भारों की उस समस्त आयनों की चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक भार, जैसे मान लिया आपका V
लीटर में भी लीटर में उपस्थित पदार्थों के ग्राम तुल्यांक भार की उन समस्त आयनों की चालकता उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। अब तुल्यांक चालकता होता क्या है या तुल्यांक भार होता क्या है? तो तुल्यांक भार होता है अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार बटे संयोजकता, जैसे मान लीजिए आपका किसी का तुल्यांक भार यदि निकालते हैं, जैसे मान लीजिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक भार निकालें, तुल्यांक भार, तो तुल्यांक भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता। तो इसका अणु भार होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे हो जाएगा 40। और ये इसकी संयोजकता यानी कि इसकी ऑक्सीकरण होती है के प्लस माइनस, तो इसका 40 बटे 1 बराबर 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम तुल्यांक भार। अब 1 ग्राम तुल्यांक भार यानी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर जल में घोलें तो हम कहेंगे इसकी जो चालकता होगी वह होगा तुल्यांक चालकता। और तुल्यांक चालकता को हम प्रयोग करते हैं लैम्डा EQ से। EQ मतलब इक्विवेलेंट, तो इसको हम पढ़ते हैं तुल्यांक चालकता। अब तुल्यांक चालकता जो होता है वह होता है विशिष्ट चालकता गुणित आयतन। तुल्यांक चालकता का मान होता है क्या? विशिष्ट चालकता गुणित आयतन। अब आयतन जो है, जैसे अब हम इसको लिए 1000 में भी बराबर आयतन या हम लें 1000 ml में उसकी सांद्रता होती है। यहाँ पर C सांद्रता है और सांद्रता का यहाँ पर वास्तव में अर्थ है, यह है आपका तुल्यांक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V की जगह में 1000 बटे N। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा इक्विवेलेंट बराबर, या V को मान पहले लिख सकते हैं चाहे तो हो जाएगा V का मान है 1000 बटे N गुणित कप। अब ये हो गया किसी विलयन की तुल्यांक चालकता का मान। अब इसकी इकाई कैसे निकालें? तो इसकी इकाई निकालने के लिए हम यहां पर लें, ये आपका आयतन है, ये आपका आयतन क्या है? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूब मतलब घन होता है। और इक्विवेलेंट, इसकी इकाई को हम इक्विवेलेंट से प्रकट करेंगे। और जो कप्पा है के, इसका इकाई हम निकाल चुके हैं। ये इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये हो गया इसकी इकाई तुल्यांक चालकता की। तो तुल्यांक चालकता की इकाई हो गया क्या? सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 बार, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। ये इक्विवेलेंट ऊपर ले हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। और इस प्रकार से ये जो मान प्राप्त हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट स्क्वायर ओम इनवर्स, तो इस प्रकार से ये जो मान है ये मिल गया क्या? तुल्यांक चालकता का। सेम इसी प्रकार से होता है मोलर चालकता। अब मोलर चालकता में अंतर क्या है? तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में थोड़ा सा अंतर होता है। मोलर चालकता में क्या है? एक निश्चित ताप पर, किसी विलयन के एक निश्चित सांद्रता पर घुले हुए पदार्थ की मोलों की संख्या की उन समस्त आयनों की चालकता होती है, जो कहलाता है मोलर चालकता। अब यहाँ पर तुल्यांक भार के जगह में, तुल्यांक द्रव्यमान के जगह में
हम घोल देंगे मोल पदार्थ। अब जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही मोल लें, तो मोल का मतलब होता है NaOH का मोल, तो मोल मतलब होता है एक अणुओं की संख्या। अब देखिए एक अणु का भार, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक अणु है और उसका भार कितना है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम पदार्थ को हम यहाँ पर 1 लीटर जल में घोल दें तो उसकी जो चालकता होगी उसे हम कहते हैं मोल चालकता या मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तो होता है। अब देखिए इसको आगे हम दें, तो मोलर चालकता को हम व्यक्त करते हैं, उसका सिंबल है लैम्डा m। तो लैम्डा m बराबर है कप्पा इंटू आयतन v। कप्पा v का मतलब है यदि हम 1000 ml लें और इसका हम ले लें मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ, या मोल मतलब हम लिख सकते हैं m से, या हम इसको लिख सकते हैं C सांद्रता, या इसी को लिख दें K 1000/m। तो ये इसका सूत्र हो गया लैम्डा m का। अब हम इसकी इकाई निकालें, इसी प्रकार से इकाई निकालें, तो इसकी इकाई होगी लैम्डा m की इकाई होगी ये कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता, इसकी इकाई निकाल चुके हैं, ये है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आयतन है घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बटे मोल, तो हो जाएगा मोल। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए ओम इनवर्स को हम एक दूसरी इकाई में सीमेंस भी कहते हैं, और सीमेन जो है उसको हम प्रयोग करते हैं S से। तो यदि हम इसको सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस प्रकार से भी यहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते थे। ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस प्रकार से ये होता है तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता के बारे में। अब हम आगे लेंगे और हमारा ये है आगा पॉइंट है विद्युत अपघट्य विजन की चालकता का प्रायोगिक निर्धारण करना। हम किस प्रकार से प्रयोग के द्वारा हम किसी विजन की चालकता को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ब्रिजस्टोन सेतु जो बताया गया है वो होता है किसी धातु में किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। अब मान लीजिए ब्रिजस्टोन सेतु का जो उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए आपका 4 प्रतिरोध है और 4 प्रतिरोध में से 3 प्रतिरोध ज्ञात है और 1 प्रतिरोध अज्ञात है, तो उस तीनों प्रतिरोध की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए ये आपका जो सेतु है जिसको हम कहते हैं ब्रिजस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप देख रहे हैं ये R1, R2, R3, R4 ये 4 प्रतिरोध है। तो 4 प्रतिरोध है तो उसमें R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। यदि मान लीजिए आपका ये R1 अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध, और ये R2, R3 और R4 ज्ञात प्रतिरोध है, तो इन तीनों का मान को हम यहाँ पर रख दें तो अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी चालकता का निर्धारण कर रहे हैं। तो चालकता को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें मालूम है चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का विक्रम होता है, उल्टा होता है।
यदि हमें मान लिया आपका प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो उसको हम उल्टा कर देंगे तो ये चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो इसी सिद्धांत पर ये आपका ये व्हीटस्टोन सेतु है और इसी सिद्धांत पर ये आपका दिया जा रहा है। जैसे हम इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम इस प्रकार से बहुत सारे ओम के इसमें प्लग्स होते हैं और जिसको हम जिस प्लग को निकालते हैं जिस ओम को तो उतना प्रतिरोध का ये हो जाता है, ये दर्शाता है। तो जैसे इसे तुलना करें तो ये R1 का मान जो है रेजिस्टेंस बॉक्स है। R2 जो है यहाँ पर जिस विलयन की हमें चालकता ज्ञात करनी होती है वो आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ये आपका 1 मीटर एक लंबा तार होता है, ये जॉकी है जिसको हम आगे पीछे खिसकाते हैं। जहाँ पर संतुलन बिंदु आता है वहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को हम सुनकर ये संतुलन की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं बीच में गैल्वेनोमीटर है। ये आपका देख रहे हैं 2 प्रतिरोधों की तुलना जब बराबर हो जाती है तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर है उससे प्रतिरोध का विक्षेप शून्य हो जाता है और उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये आती है, ये धातु तार के लिए होता है लेकिन इसका उपयोग हम विद्युत अपघटनी चालक विलयन के लिए नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए इसमें 3 प्रकार की समस्या आती है। यदि हम यहाँ पर डीसी वोल्ट का उपयोग करते हैं, डिस्क धारा का उपयोग करते हैं तो डिस्क धारा का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो रासायनिक क्रिया हो जाएगी और उसका चालकता सही ढंग से निर्धारण नहीं हो पाएगा। दूसरा है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एसी करंट होती है। अब डीसी की जगह हम एसी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि डीसी जो होता है यहाँ पर उपयोग करें तो इसमें विक्षेप होगा और उस विलयन का सही चालकता ज्ञात नहीं होगी। इसलिए जो एसी होता है इसमें विक्षेप नहीं होने देता, कोई प्रकार का विक्षेप नहीं होता। इस कारण से एसी करंट का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। तो ये 2 चीज है जो दोनों में अंतर है। ये धातु चालक के लिए है, इसका उपयोग जो होता है धात्विक चालक की चालकता ज्ञात करने में, जब ये क्या है विद्युत अपघटनी चालक है। ये जो चालक है ये क्या है विद्युत अपघटनी विलयन है, उसकी चालकता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसमें 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये है कि गैल्वेनोमीटर की जगह में हेडफोन का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर डीसी की जगह में एसी का करंट का उपयोग हुआ है। और तीसरा यहाँ पर संशोधन हुआ है, यहाँ पर ऐसे विलयन बनाते हैं जिसमें विलायक की जो चालकता है वो शून्य होता है या बहुत कम होता है। इसलिए ऐसे जो शुद्ध जल होता है, एकदम शुद्ध जल होता है जिसकी चालकता या जिसका प्रतिरोध क्या है नहीं के बराबर होता, ऐसे जल का हम शुद्ध जल का इस्तेमाल करते हैं विद्युत अपघटन खोलने के लिए। तो ये 3 प्रकार के संशोधन करके हम किसी भी विलयन की चालकता को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी प्रयोग विधि कैसे करना है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये X प्रतिरोध है इसके बीच में। तो X प्रतिरोध क्या है? X प्रतिरोध यानी कि हम मान लेते हैं ये विलयन का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे विलयन का प्रतिरोध X, जिसको हमें ज्ञात करना है। X प्रतिरोध यानी इस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, वो लेते हैं बटे ये है रियोस्टेट बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स होता है प्रतिरोध बॉक्स और इसको दर्शाएं किससे? Y से। ये आपका Y है। जैसे R2 R1 इस प्रकार से ये आपका R1 R2 है, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। अब इसके बाद ये 1 मीटर लंबा तार होता है। तो 1 मीटर लंबा तार है तो जैसे मान लिया आपका यहाँ से 0 से प्रारंभ होता है
और यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 40 है। तो ये सॉरी इतना 60 है तो इतना 40 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 100। तो इसको लिख सकते हैं BC की दूरी सेंटीमीटर में और CA की दूरी सेंटीमीटर। तो जैसे मैं बताया, मान लीजिए आपका यहाँ तक 40 है और यहाँ तक 60 और x का मान निकालना। अब मान लिया यहाँ पर हम 5 ओम के प्रतिरोध निकालें, 5 ओम के प्रतिरोध निकाल दिए तो हो जाएगा 5 40/60। तो इसको घटा सकते हैं, 5 एकम 5 12 पंचे 60। अभी हो जाएगा, भाग करेंगे तो 12 तिया 36, 4 बचेगा। इस प्रकार से मान आते जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 3.33 ओम। लेकिन अब इसकी हमें क्या निकालनी, चालकता। तो चालकता बराबर होता है क्या, चालकता C बराबर होता है 1/8 और 1/, ये जो मान है 3.33। तो ये हो जाएगा इसको हम दशमलव के बाद संख्या निकालें तो हो जाएगा 2 अंक है, 2 अंक लगा देंगे और हो जाएगा 335। ऐसे भाग करेंगे तो भाग करने पर जो पॉइंट आएगा, मान लीजिए 3 पॉइंट जो भी आता है, ये क्या होगी, उसकी चालकता होगी। और चालकता की इकाई क्या होगा, ओम इनवर्स, या जिसको बोल सकते हैं सीमेंस। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा इतना सीमेंस। तो ये तो होता है किसी विलयन की चालकता का निर्धारण करना। उसके लिए एक विशेष प्रकार का चालक सेल बनाया जाता है, ये चालक सेल कहलाता है। और ये जो चालक सेल होता है वो पायरेक्स ग्लास का बनाया जाता है, जिसमें 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। इस इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रयोग की जाती है और यहाँ पर देख रहे हैं AC करंट बहता है। ये जो की सहायता से हम इस 1 मीटर लंबे तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं और अपने हेडफोन लगाए रहते हैं। ये आपका हेडफोन लगाए रहते हैं, आवाज़ सुनाई देता है, आगे पीछे खिसकाते हैं, यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे फिर यहाँ, इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे करते हैं तो इसका आवाज़ धीमे धीमे कम होता है। एक बिंदु ऐसा प्राप्त होता है जहाँ पर आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है और वो बिंदु है आपका C। ये C बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो C बिंदु ज्ञात कर लेते हैं तो आपका BC की लंबाई निकाल लेंगे, 100 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये 60 है तो आपका 40 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये सूत्र मान रख देंगे तो उसका हमें x का मान, मतलब किसी विलयन की प्रतिरोध निकल जाएगी और उस प्रतिरोध का हम उल्टा कर देंगे, 1/, कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, चालकता ज्ञात हो जाएगी। और इस प्रकार से किसी भी विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता को हम इस प्रायोगिक तौर पर प्रयोगशाला में इसका निर्धारण करके ज्ञात कर लेते हैं। धन्यवाद।